लेते हैं। बेसिकली एजुकेशन और समाज में किस तरीके से बदलाव आया भारत में, इस टॉपिक में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम एजुकेशन की रिफॉर्म की बात करें, एजुकेशन में जो बदलाव, चेंजेस, इस टाइप की चीज़ें आई, वो हमें देखने को मिलता है कि 19th एंड 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा शिक्षण तक एजुकेशन पहुंच पाता है। रीज़न क्या होता है? ब्रिटिशर्स भारत में आ चुके होते हैं और भारत में आने के साथ उन लोगों ने उस टाइम पे तो नहीं, स्टार्ट के फेज़ में तो उन्होंने नहीं शुरू किया होता एजुकेशन पे, पर धीरे-धीरे उनको चाहिए होते हैं क्लर्क्स और काम करने के लिए लोग, तो वो चाहते हैं कि एजुकेशन सब तक पहुँचे। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप लिए जाते हैं कि स्कूलिंग करवाई जाए, कुछ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाए, कुछ नीडी बच्चों को और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देने की कोशिश की जाती है। इससे पहले जो होता है एजुकेशन, वो इतना फ्री नहीं होता, बिकॉज हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम था, आपको पता है, तो कुछ ही कास्ट को मौका मिल पाता था पढ़ने का। तो हाँ, एक इक्वालिटी सोसाइटी में आने लगती है। उसके बाद एक और जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या रिजर्वेशन की जो बात होती है, उसकी भी थोड़े बहुत आइडियाज़ हमें इस फेज़ में देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए, सिर्फ एजुकेशन के दरवाजे खोल देना, स्कूल खोल देना काफ़ी नहीं होता है लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए या बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए। और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा अच्छे से चल सकता है, मतलब उसके पैर हैं, वो चल सकता है, और एक बच्चा जिसके पैर ही नहीं है, तो उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग सिचुएशन है ना। तो जिसके पास पैर नहीं है, उसके पास हमें कुछ तो ऐसा ऑप्शन देना पड़ेगा ना कि वो, हाँ, व्हील चेयर उसके पास हो कि वो मूव कर सके। उसी तरीके से था कि जो कुछ क्लासेस थी, कुछ कास्ट जो थे, वो बहुत पिछड़े हुए थे, जिनको सिर्फ एजुकेशन देने से काम नहीं चलता, और भी चीज़ों की ज़रूरत थी। अब रिजर्वेशन या जो हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, वो कोई नया चीज़ नहीं था। ठीक है, एक फैक्ट जो पूरी दुनिया मानती है कि हंग्री चाइल्ड कैन नॉट लर्न। कोई अगर भूखे पेट नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, आप भी मानते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे इस टाइम पे स्टेप्स लिए गए कि बच्चों को मिल्क हो गया या खाने की चीज़ें हो गई। आज़ादी के बाद मिड डे मील का भी आइडिया स्कूलों में दे दिया गया। इस टाइप की चीज़ें दी जाए कि हाँ, अ, बच्चों को पढ़ने की तरफ एक झुकाव हो जाए, इवन खाने के लिए ही सही, पर ये तो हो जाए। उसके बाद जो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या रिजर्वेशन, जहाँ भी ये टर्म पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसको रिजर्वेशन समझ सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, सिंपल भाषा में समझने के लिए। बाकी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिस पे अब वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो इसका यूज़ करके स्लम में जो बच्चे रहते हैं, वहाँ पे भी स्कूल खोलने की कोशिश की गई। ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे स्कूलिंग नहीं है, या ऐसे कास्ट के लोग रहते हैं जिनको शिक्षा नहीं मिली, उन पर्टिकुलर एरियाज़ पे कोशिश किया गया कि फोकस किया जाए। ठीक है, बहुत लोगों ने ये भी आइडिया को आगे बढ़ाया या अपनी बातों को रखा, डिबेट डिस्कशन किया कि सिर्फ एजुकेशन देने से सारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाएगी। हेल्थ, हाउसिंग और भी बहुत तरीके के भेदभाव हैं जो समाज में है, उसको हटाना, जो कि स्कूल के बाहर चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी है अगर आगे बढ़ना है तो। ठीक है, लेकिन हाँ, फिर भी एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा स्टेप था जो कि चेंज ला सकता था समाज में। और कहीं ना कहीं जो ये हमारा इगैलिटेरियन, एक समानता वाला, असमानता से परे वाला जो समाज है बनाने का जो हमारा आइडिया था, उसको लाने की कोशिश की गई। और इंडिपेंडेंस के बाद हमने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फोर्स किया। इंडिपेंडेंस के बाद हमने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया, बहुत ज़्यादा हमने इसके बारे में बात करना शुरू किया कि किस तरीके से समाज में बदलाव ला सकता है। उसके बाद एजुकेशन एंड डिसप्रिविलेज करके जो बॉक्स है 9.2 में, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात बताई गई है कि किस तरीके से एजुकेशन प्योरली सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। बहुत लोग जैसे बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट है कि जो एजुकेशन है ना, वो कहीं ना कहीं समाज में जो असमानता है उसे बरकरार रखता है। जो अमीर है वो अच्छे जगहों पे पढ़ के अच्छी नॉलेज लेके ऊपर बढ़ जाएगा, और जो गरीब है वो थोड़ा बहुत पढ़ के वैसे ही, मतलब अपने कुछ बहुत बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, ये कह सकते हैं पॉजिटिव बात में कि एजुकेशन एक तरीके से आपको एम्पावर, सशक्तिकरण एक तरीके से आपका कर देता है कि भले आप जो प्रिविलेज लोग पहले हैं, जो पहले से ही रिच है, पावरफुल है, उनको चैलेंज तो ना कर सको, लेकिन आप जिस स्टेज पे हो, मान लो कि अगर कोई हायरार्की में आप एकदम सबसे नीचे हो, तो हाँ, पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जॉब लेके आप अपनी ज़िंदगी संभाल सकते हो। लेकिन हाँ, जो ऑलरेडी पावरफुल है उनका तो आप खास कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, बाद अगर हम बात करें
की जिन्होंने स्टडी किया है, और उन्होंने हमें रिलेशनशिप बताया है एजुकेशन एंड सोशल चेंज के बारे में 3 स्टेजेस में। ठीक है, तो बेसिकली भारत में किस तरीके से शिक्षा और समाज में बदलाव आया उसके बारे में ये बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज में ये बात करते हैं ब्रिटिश पीरियड, जबकि 19वीं शताब्दी खत्म हो रही थी। इस पीरियड में क्या था कि जो कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स थे, वो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था उसको बहुत हद तक स्टैब्लिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं चेंज भी कर रहे थे। ठीक है, इन लोगों ने कुछ स्टेप्स लिए जो कहीं ना कहीं हमारे जो पुरानी ट्रेडिशनल नॉर्म्स वैल्यूज़ वगैरह थी उनको ख़त्म करना। जैसे कि मैंने बात की कि शिक्षा जो थी वो कुछ ही लोगों को मिली हुई थी, जो कि या तो ऊंची जाति से आते थे, अमीर थे, सबके पास शिक्षा का नहीं अधिकार था। तो इस तरीके के आइडियाज़ को इन लोगों ने जो फ्यूडल सिस्टम था या पुराना जो पॉलिटिकल सिस्टम था या हायरार्की थी, तो उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की। इन लोगों ने कुछ नए आइडियाज़ जो मॉडर्न, जैसे इन लोगों का एम भी तो ये था ना कि हमें मॉडर्नाइज करना, हमारे दिमाग में डालना शुरू किया। एक मॉडर्न नेशनलिज्म का भी आइडिया कहीं ना कहीं से आ ही रहा था हमारे पास। और इस आइडियाज ने किस तरीके से हमको इन्फ्लुएंस किया, 2 डायरेक्शन में। एक एक ग्रुप आया जिसने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया भारत में जो भी सिस्टम थे, जो भी समाज में इश्यूज थी। ये मूवमेंट उन लोगों ने शुरू किया, आंदोलन उन लोगों ने शुरू किया जो पढ़ा लिखा तबका था। इन लोगों ने समाज सुधार आंदोलन टाइप का शुरू किया। आपने पढ़ा होगा सामाजिक और धार्मिक रूप से भारत को बदलने के लिए बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे उस टाइम पे, जिसमें से सत्य शोधक समाज वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं। और दूसरा ग्रुप था जो कि कहीं ना कहीं एक ऐसा स्कूल, एक ऐसे फेज में था जो जानने की कोशिश कर रहा था कि देखो इंडिया के अंदर भी बहुत टैलेंट है, हम इंडियंस भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और इन लोगों ने कहीं ना कहीं समाज में एकता लाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ या नेशनल लिबरेशन, आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। तो 2 ग्रुप इससे उभर के आए फर्स्ट फेज में। एक जो समाज में इश्यूज थी, धर्म में इश्यूज थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाए थे। दूसरा ग्रुप जो था वो देश में जो इश्यूज थी, जैसे कि अंग्रेजों का हम पे कब्जा, और ये रियलाइज करना कि हम अपने आप में काफ़ी हैं और इंडियंस भी बहुत कुछ कर सकते हैं और देश को आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठा रहे थे। ठीक है, जब 2 वर्ल्ड वॉर का पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पे एजुकेशन को एक हमने मास कैरेक्टर देना शुरू किया। मतलब हमने एजुकेशन को सोचा कि ये सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी पर्सन को जो उसका समाज में तबका है, स्टेटस है, उससे ऊपर उठना है, जॉब करना है, लाइफ अच्छी करनी है, तो शिक्षा तो चाहिए। तो शिक्षा का जो आइडिया था वो स्पेशली अपर कास्ट में, और जो अर्बन अपर कास्ट था या जो थोड़े रिचर टाइप के लोग थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ। ठीक है, और इन लोगों ने अपनी पढ़ाई वगैरह पे काफ़ी ध्यान दिया। यही बाद में मिडिल क्लास एक बनता है जो आज़ादी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक नेशनलिज्म, सोशल अवेकनिंग इसके अंदर आ जाती है। सोशल अवेकनिंग मतलब एक सामाजिक जागरूकता इन लोगों के अंदर आ जाती है कि हाँ, हम किसी और के कब्जे में, हमें खुद को निकालना है, अंग्रेजों से छुटकारा पाना है। तो ये पढ़ा लिखा अर्बन मान के चलिए लोग होते हैं तबका, और जो थोड़ा सा रिच होता है अपर कास्ट का, अभी भी लोअर कास्ट तक नहीं पहुंचा होता है एजुकेशन। और जो थर्ड फेज होता है, ये फेज हमारे आज़ादी के बाद आता है, मिड 16th सेंचुरी आप मान के चलिए, जब बहुत बड़े लेवल पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोगों की जागरूकता बढ़ती है। एंड फेज में एजुकेशन को लेके लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगते हैं कि एजुकेशन किसको कहाँ तक कैसे मिलना चाहिए। और कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, इससे ऑपोजिट होती है। बहुत लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट या सामाजिक आर्थिक रूप से सबको मजबूत कर रहा है। क्योंकि अगर हम 60s की भी बात करें तो एजुकेशन सब तक नहीं पहुंच पाया था। बहुत सारे लोग एजुकेशन से पिछड़े हुए थे। या तो एजुकेशन उन तक नहीं पहुंच पाया था या वो एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाए थे, तो इतना शिक्षित वर्ग नहीं था। तो इतना ही इस बुक में था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ वीडियो शेयर करा करिए अपने ग्रुप्स में, जहाँ भी आप हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे।